बैंकरप्सी की वजह सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। तो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। आज से कुछ सालों पहले इमरान खान ने पाकिस्तान को लेकर एक प्रोफेसी की थी कि अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं तो पाकिस्तान 3 हिस्से में टूट जाएगा। एंड आज ये भविष्यवाणी सही होते हुए दिख रही है। रिसेंटली बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया एंड इन्होंने अपना एक अलग मैप भी निकाला है जिसमें सभी बलूच एथनिसिटी के रीजन्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि वो बलूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करें एंड बलूचिस्तान न्यू दिल्ली में अपनी अलग एम्बेसी भी खोलना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% है। इसके बाद भी पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में बलूचों की जो पॉपुलेशन है ये सिर्फ 5% है। पाकिस्तान में जितने मिनरल्स हैं उसका 20% यहीं बलूचिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद भी बलूचिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ पे जॉब्स की कमी है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आखिर टेंशन किस बात को लेकर के है? क्यों बलूचिस्तान और पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता? वेल, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझनी है तो हमें 1940s में चलना होगा। 1940s में इस रीजन के लिए बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि यहाँ पे 4 अलग-अलग रीजन्स थे। इनके नाम थे मकरान, लासबेला, खरान और कलात। इसमें कलात सबसे इम्पोर्टेंट था एंड अल्टीमेटली जो बाकी 3 थे वो कलात के अंडर आते थे। यहाँ के किंग को कहते थे खान ऑफ कलात। 1946 में खान ऑफ कलात थे मीर अहमद यार खान एंड ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कलात को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करें। इस काम के लिए मीर अहमद यार खान ने मोहम्मद अली जिन्ना को एज एन लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया। जिन्ना उस समय बहुत ही पॉपुलर एडवोकेट थे एंड मीर अहमद यार खान ये चाहते थे कि जिन्ना कलात का केस ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करें। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना भी कलात को एज एन इंडिपेंडेंट रीजन बनाने के फेवर में थे। वेल, इसके पीछे जिन्ना की ये सोच थी कि कम से कम कलात अगर इंडिपेंडेंट रीजन बनता है तो वो भारत से जाके नहीं मिलेगा एंड जिन्ना को ये सहूलियत मिलेगी कि वो बाद में अपने हिसाब से कलात के साथ डील कर पाएंगे। अल्टीमेटली दोनों के कोशिशों से 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने कलात को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। लेकिन कलात के साथ धोखे की शुरुआत यहीं से हुई। ब्रिटिशर्स ने मीर अहमद यार खान के सामने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन ना तो इसको लेकर के दोनों के बीच में कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ एंड ना ही ब्रिटिशर्स ने कोई भी पब्लिक डिक्लेरेशन ही की। बाद में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने मीर अहमद यार खान पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो कलात को पाकिस्तान से मिला लें। मीर अहमद यार खान ने उस टाइम पे जिन्ना के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था एंड इवन वो इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशंस भी गए थे कि ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंट रीजन रिकॉग्नाइज किया है एंड अब ये जो हमारा लीगल एडवाइज़र था ये मुझ पे प्रेशर बना रहा है। बट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उन्हें कोई बहुत हेल्प मिली नहीं, जैसे किसी को नहीं मिलती है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना भेज करके कलात को ज़बरदस्ती कब्जे में लिया एंड मीर अहमद यार खान से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा लिए। मीर अहमद यार खान के एक छोटे भाई थे अब्दुल करीम, उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गुरिल्ला फोर्स तैयार करेंगे एंड पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। बाद में उन्होंने ये फोर्स तैयार भी की एंड पाकिस्तान की आर्मी को अटैक करना शुरू किया, बट पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हें धोखे से पकड़ा एंड जेल में डाल दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इन चारों रीजन्स को मिला करके बलूचिस्तान नाम दे दिया और इसे एक सिंगल यूनिट बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने बलूच एथनिसिटी एंड कल्चर को टारगेट किया, जिससे बलूच लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई। उस टाइम पे एक 80 साल के बलूच लीडर थे नौरोज़ खान, जब उन्होंने पाकिस्तान को अपोज़ किया तो उन्हें उनके परिवार के साथ फांसी दे दी गई एंड इसके बाद चीज़ें लगातार बिगड़ती चली गईं एंड लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने के नाम पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को डिप्लॉय किया गया। उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी के जनरल टिक्का खान को बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया एंड जनरल टिक्का खान ने बलूचिस्तान में इतनी एट्रोसिटीज़ की कि इन्हें फेमस कर दिया गया एज अ बूचर ऑफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी ने लोगों को उनके घरों से अगवा किया है। हज़ारों लोग बलूचिस्तान में गायब हैं, वो वापस कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाए। बलूच वीमेंस को पाकिस्तान की सेना ने रेप किया एंड इवन इनको कंसंट्रेशन कैंप्स तक में भेज दिया गया, जहाँ पे रिपीटेड इनके साथ रेप्स होते हैं एंड ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान में लोगों के साथ लगातार हो रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बलूच लोग अपने इस मूवमेंट को चला रहे हैं। चेहरे बदल चुके हैं। आज बलूचिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है मेहरंग बलोच। इवेंचुअली 2009 में इनके भी फादर को पाकिस्तान की आर्मी ने अगवा कर लिया था, बाद में उन लोगों ने छोड़ा, लेकिन तभी से मेहरंग बलोच बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट का एक प्रोफिशिएंट चेहरा है एंड खुल करके अपनी बात रखती हैं।
इसके अलावा एक गुरिल्ला फोर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एट प्रेजेंट एक्टिव है, जो पाकिस्तान की आर्मी पर रिपीटेड स्ट्राइक्स करती है एंड इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर। लेकिन अगर पूरी सिचुएशन को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया उस तरीके का सपोर्ट बलूचिस्तान को नहीं दे पाएगा जो सपोर्ट बलूचिस्तान इंडिया से चाहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बलूचिस्तान का मैप। इस मैप में ना सिर्फ बलूचिस्तान प्रोविंस को दिखाया गया है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान के बलूच एथनिसिटी वाले एरिया को शामिल किया गया है। एंड अगर इंडिया इस मैप को अप्रूव करेगा तो इंडिया के रिलेशंस अफगानिस्तान और ईरान दोनों से ख़राब हो सकते हैं, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। एंड इसके अलावा इस समय पे बलूचिस्तान के आज़ाद होने में काफ़ी दिक्कतें और हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चाइना का सीपैक, जो चाइना के कासगढ़ से बलूचिस्तान के ग्वादर तक जाता है। इसमें चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है एंड इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ प्रोटेक्ट करती है पाकिस्तान की आर्मी। इसी वजह से चाइना खुल के पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता है। बलूचिस्तान के लोग सीपैक को पहले ही अपोज कर रहे थे क्योंकि इनके मिनरल्स को यहाँ पे इलीगली चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा तो चाइना को यहाँ पे एक बहुत हैवी लॉस होगा, जो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। सो इस समय कोई पोटेंट हेल्प बलूचिस्तान के लोगों को मिल नहीं रही है। ये लोग अपने ही तरीके से 70 साल से इस मूवमेंट को चला रहे हैं, बट इन लोगों ने एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के सामने। एंड पाकिस्तान एक जॉम्बी देश है, ये सबसे ज़्यादा अपने ही लोगों को परेशान करते हैं एंड इसी की वजह से पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन का समय अब बहुत नज़दीक आ चुका है। वी होप कि बलूचिस्तान के लोग अपने इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हों। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। अब तीसरी मरतबा उन्हें अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी, 2 माह तक बस वो लटके रहते थे और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे, इसलिए बस वो कुछ कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी, कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगे बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो, क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना, तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अब्बू जान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। वो इस बार जब हुआ तो मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा अब